हेडिंग लगानी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना साधारण सा है। तो देखो, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना क्या कहती है कि एक नाभिक है ZXA, जिसमें Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, और A क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो इसमें पहले भी पढ़ रखा है ये कि Z क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या ही होती है, और A माइनस Z किसकी संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ये परिकल्पना ही क्या होती है, जिसके अंदर Z परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो और A माइनस Z न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो, तो इसे क्या कहते हैं अपन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना कहते हैं। फिर देखते हैं इस परिकल्पना के अंदर 3 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले यहां तक पहुंचते हैं। लिखो, नाभिक की रचना के लिए, नाभिक की रचना के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, नाभिक की रचना के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत के अनुसार कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या, कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या और जेड परमाणु क्रमांक वाले, और जेड परमाणु क्रमांक वाले, और जेड परमाणु क्रमांक वाले नाभिक में, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जेड होती है, प्रोटॉन की संख्या जेड होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस जेड होती, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस जेड होती। ये लिख देना इसे ZXA, नीचे लिख देना प्रोटॉन की संख्या Z और न्यूट्रॉन की संख्या लिख देना A माइनस जेड। ओके, है एक आधे का एग्जाम्पल लिख देते हैं। बाण में यूरेनियम 238 N7N14। तो एग्जाम्पल पहला 7N14 लिखना, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 7 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। और एक और लिख दो, बाण में यूरेनियम 238, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 92, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 146। ठीक है, अब सुनो, कुछ ऐसी बातें होंगी इसके अंदर जिसके माध्यम से हम ये प्रूफ कर देंगे कि नाभिक में क्या स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, और नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ये भी प्रूफ हमें करना है। ठीक है, तो सुनो, पहली बात, तो पहली बात ये है कि चुंबकीय आघूर्ण को समझाने में सफल व्याख्या कैसे है इस सिद्धांत के द्वारा। समझना, देखो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन उसका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण के अंदर न्यूट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, इन दोनों का अगर चुंबकीय आघूर्ण देखा जाए, इसका चुंबकीय आघूर्ण भी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि का होता है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण भी किस कोटि का होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि का होता है। यानी आगे का अंक जो आएगा वो इसके अंदर आता है 2793, और इसके अंदर आता है 1193। मतलब प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण तो ये होता है, ऊपर लिखा है जो मैंने,
न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ये होता है। आगे का अंक नहीं देखना, हमें ये देखना है कि इसकी जो कोटि है वो क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि है। इसकी कोटि भी क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि है। जैसे आप बोर मैग्नेटॉन पढ़ते हो ना, बोर मैग्नेटॉन आप क्या लिखते हो, म्यू बी, इसका मान क्या होता है, ई एच कट अपॉन 2m, यहाँ द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। और अगर आप म्यू एन की बात करते हो तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है, और ये यहाँ जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर से ही होते हैं। ठीक है, तो जब आप इनका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि का होता है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण भी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि का होता है, जो इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में उपस्थित होते हैं, नाभिक में ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि दोनों के चुंबकीय आघूर्ण की कोटि क्या होती है, सेम होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो पहला पॉइंट लगाओ। लिखना, पहले पॉइंट की हेडिंग लगाओ, चुंबकीय आघूर्ण को समझाने में सफल व्याख्या। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग लगाना, फर्स्ट पॉइंट हेडिंग लगाना, चुंबकीय आघूर्ण को समझाने में सफल व्याख्या। लिखो इसमें हेडिंग तो यह है, चुंबकीय आघूर्ण को समझाने में सफल व्याख्या, और इसके अंदर लिखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ब्रैकेट के अंदर लिख लो म्यू एन, ब्रैकेट के अंदर लिखना म्यू कैपिटल एन, कोटि का होता है, कोटि का होता है, अर्थात, अर्थात ये लिखो और ये लिखो, दोनों लिखो, ये प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण है, ये न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है, ये प्रोटॉन का है, ये न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है। अब देखो, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि का ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि का है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें उपस्थित होने चाहिए, नाभिक में। तो लिखो इसके नीचे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि नाभिक के लिए चुंबकीय आघूर्ण, हम जानते हैं कि नाभिक के लिए चुंबकीय आघूर्ण न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कोटि का होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कोटि का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। सेकंड हेडिंग लगाओ, कोणीय संवेग को समझाने में सफल व्याख्या। कोणीय संवेग को समझाने में सफल व्याख्या, कोणीय संवेग को समझाने में सफल। आओ देखो, कोणीय संवेग को आखिरकार कैसे समझाते हैं। देखो, प्रयोग ये कहता है कि कोणीय संवेग जो है ना, वो एक पूर्णांक राशि है। कैसी राशि है, पूर्णांक राशि के रूप में होता है कोणीय संवेग। अब समझना, ये परिकल्पना किस तरीके से इस बात को समझा पाती है। जैसे हम जानते हैं ZXA, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, Z होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, A-Z। अगर आप प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ दोगे तो Z फिर A-Z, Z से Z कट जाएगा A, यानी क्या आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या।
यानी द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं 7n14। ठीक है, अगर इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने हैं? 7 है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 7 है, और द्रव्यमान संख्या 14 है। या फिर ये बोल सकते हो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो। अब सुनना, हमने कहीं ना कहीं ये भी बताया था आपको कि अगर द्रव्यमान संख्या सम है तो कोणीय संवेग क्या होता है? पूर्णांक होता है। और अगर द्रव्यमान संख्या विषम है तो ये होता है विषम अर्धपूर्णांकी। विषम अर्धपूर्णांकी। अगर द्रव्यमान संख्या सम है तो कोणीय संवेग एक पूर्णांक राशि होती है, और अगर द्रव्यमान संख्या विषम है तो कोणीय संवेग कैसी राशि होती है? एक विषम अर्धपूर्णांक राशि होती है। ओके, तो यहां पर अगर आप चेक करो तो ये सम संख्या के अंदर है, तो इसका मतलब कोणीय संवेग एक कैसी राशि होगी? पूर्णांक राशि होगी। और प्रयोग भी ये कहते हैं कि कोणीय संवेग कैसी राशि है? एक पूर्णांक राशि है। हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना के अंदर कोणीय संवेग की भी सफल व्याख्या होती है, क्योंकि प्रयोग के अनुसार जो कोणीय संवेग है वो पूर्णांक राशि है। और अगर यहाँ पर अपन ऐसे कहते हैं कि द्रव्यमान संख्या सम होने पर कोणीय संवेग पूर्णांक राशि होती है और विषम होने पर कोणीय संवेग विषम अर्धपूर्णांक राशि होती है, यहाँ द्रव्यमान संख्या क्या है? सम है। ऐसी राशि होगी? पूर्णांक राशि होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोणीय संवेग की भी सफल व्याख्या होती है। इस आधार पर आप कह सकते हो कि जो नाभिक है उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्यों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आती है? द्रव्यमान संख्या आती है। तो नाभिक में क्या उपस्थित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। लिखो, थ्योरेटिकल है पूरा। लिखना, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए के बराबर होता है यदि द्रव्यमान संख्या सम है। यदि द्रव्यमान संख्या सम है तो कोणीय संवेग पूर्णांक राशि होगी। तो कोणीय संवेग पूर्णांक राशि होगी। और द्रव्यमान संख्या यदि विषम है तो कोणीय संवेग विषम अर्धपूर्णांक राशि होगी। तो कोणीय संवेग विषम अर्धपूर्णांक राशि होगी। इतना 7n14 में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन होते हैं। 7n14 में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः नाभिक के लिए कुल कोणीय संवेग एक पूर्णांक राशि होगी। अतः नाभिक के लिए कुल कोणीय संवेग एक पूर्णांक राशि होगी। नाभिक के लिए कुल कोणीय संवेग एक पूर्णांक राशि होगी। टोटल देख, जबकि प्रयोग के अनुसार
की प्रयोग के अनुसार कोणीय संवेग एक पूर्णांक राशि के रूप में होता है। कोणीय संवेग एक पूर्णांक राशि के रूप में होता है, अतः नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, लिखो अब आगे तीसरी हेडिंग इसी के अंदर, अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर, अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर सफल व्याख्या। अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर सफल व्याख्या। लिखो इसके अंदर एक लाइन पहले, फिर डिराइव मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर सफल व्याख्या। लिखो, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -14 मीटर होती है। नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -14 मीटर होती है। अतः नाभिक में न्यूट्रॉन की अनिश्चितता, अतः नाभिक में न्यूट्रॉन की अनिश्चितता नाभिक की त्रिज्या के तुल्य होती है। नाभिक की त्रिज्या के तुल्य होती है। नाभिक की त्रिज्या के तुल्य होती है। तो सुनो, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना क्या कहती है कि नाभिक में क्या उपस्थित होने चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। अब यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या कितनी मान ली, 10 की घात -14 मीटर मानकर कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सुनो, देखो वैसे नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर भी देखा होगा लिखा हुआ, और थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहेगी इसलिए 10 की पावर -14 मीटर मानी गई है। ओके, अब सुनो, देखना ना, वैसे होती 10 की पावर -15 मीटर होती है, और अभी आपको पता चल जाएगा कि इससे कैलकुलेशन कैसे आसान होती है। जैसे नाभिक है, अब इसमें क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब अपन कहे कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है, तो अगर नाभिक में न्यूट्रॉन है तो इसकी नाभिक में होने की जो निश्चितता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित है तो स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होनी चाहिए, इस नाभिक की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। भाई ये नाभिक के अंदर अगर न्यूट्रॉन उपस्थित होगा तो उसके पाए जाने की जो स्थिति है इसके अंदर, वो किसके बराबर होगी, इस नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो ये नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10 की पावर मानकर कैलकुलेशन की गई है। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स बराबर कितनी हो गई, 10 की पावर -14 मीटर। तो सुनना, आगे समझो। अब अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है, क्वांटम कहता है, और वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाली बात पे आधारित है। तो डेल्टा एक्स टी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच कट बाई 2 के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए। अच्छा सुनो, देखो इधर ध्यान दो ना, सुनो। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर एच कट, एच कट बाई 2 के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए। तो एच कट तो क्या है, एच कट बाई 2 से ज्यादा है, या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। एच कट तो एच कट बाई 2 से क्या है, ज्यादा है। ये भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप एच कट लिख दोगे तो ये भी सही है। ठीक है ना, दोनों ही राइट है। क्यों, क्योंकि एच कट बाई 2 के बराबर भी लिखा जा सकता है इसे अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, और एच कट के बराबर भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि एच कट भी क्या है, एच कट बाई 2 से ज्यादा है। इसका नियम कहता है कि इसका मान जो गुणनफल है वो एच कट बाई 2 के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए। इससे अधिक आप कुछ भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, एच बाई 2 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एच कट बाई 2 भी सही है। पर अपन वो लेंगे जिससे कैलकुलेशन करने के अंदर क्या हो, आसानी हो। क्योंकि अपन यहाँ पे भी नाभिक की त्रिज्या कितनी मान रखे हैं, 10 की पावर -15 मीटर मान, सॉरी 14 मीटर मान रखे हैं,
वो इसलिए ताकि आसानी रहे। अच्छा सुनो, अब एच, अपन एच भी ले सकते थे, पर एच क्यों नहीं ले रहे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप एच लेते हो फिर एच का मान क्या होता है, 6.62 इंटू 10⁻³ होता है। और अगर आप एच कट लेते हो तो ये क्या होता है, 1.054 इंटू 10⁻34। तो ये तो एक के बराबर ही है ना, यानी 10⁻14 भी लिख सकता हूँ इसे तो मैं सीधा 10⁻34 लिख सकता हूँ ना। अगर 10⁻34 के नीचे अगर मैं 10⁻14 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻20 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 की पावर कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एच कट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से संवेग में अनिश्चितता कितनी आ जाएगी, एच कट अपॉन कितना लिख सकता हूं इसे मैं, डेल्टा एक्स। तो अब आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और क्या लिख सकते हो, सुनो देखो, संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी बराबर, आप पूरा 1 पॉइंट वो भी रख सकते हो ना, पर में कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए आप -34 बोलो, नीचे 10⁻14 कहो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये, अब की पावर -20 आ जाएगा, ओके है ना, ठीक है। और अगर आप 15 लेते तो फिर 19 आता शायद, है ना, ठीक है ना। तो वो थोड़ा आसान रहेगा 10⁻20 से कैलकुलेशन करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 10⁻14 मीटर ही लिया है, ठीक है। अच्छा सुनो, संवेग है, संवेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ये होता है क्या, ये तो वेग होता है। संवेग क्या होता है बताओ, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर अपन कौन सा, 3 देते, ठीक है। कर लो ऐसे कैसे। देखिए, अब सुनो, देखो देखो, यदि संवेग में अनिश्चितता न्यूनतम हो, यदि संवेग में अनिश्चितता न्यूनतम हो, यदि संवेग में अनिश्चितता न्यूनतम हो, यानी डेल्टा पी बराबर पी मिनिमम, आप क्या लिख सकते हो, पी मिनिमम बराबर कितना जाएगा, 10⁻20 केजी मीटर पर सेकेंड। समीकरण नंबर 4 पे अगर संवेग में अनिश्चितता न्यूनतम हो तो आप क्या लिख सकते हो, तो पी मिनिमम के बराबर लिख सकते हो। अब सुनो, एक ऊर्जा संवेग करके समीकरण पढ़ते हैं, इसका यूज करेंगे इसके अंदर, सोल्व करते हैं। आओ करते हैं, चलो रुको रुको रुको। ऊर्जा संवेग समीकरण, इधर ध्यान दो, न्यूट्रॉन की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा की बात होगी, न्यूट्रॉन की ऊर्जा की बात। अच्छा सुनो कैसे, ऊर्जा संवेग समीकरण होता है E बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। अब न्यूट्रॉन की बात चल रही है तो द्रव्यमान भी किसका आएगा, न्यूट्रॉन का, यानी एम एन लिख देता हूँ, ठीक है। संवेग सामने पी मिनिमम, अब ये ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। तो ई, इस ई बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर C4। इसको सोल्व करते हैं, और कैसे सोल्व करेंगे इसे, हाँ जी, 10⁻20 का स्क्वायर, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, 3 × 10⁸
अरे अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये कितना होगा 10⁻⁻40, और ये 10⁻16, कितना बचेगा 10⁻24 प्लस, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है करो। अच्छा 3 को करो, इसको सोल्व करना पड़ेगा। कितना भी हो आगे का अंक बता दो, ये भी 10⁻24 में ही चाहिए। बता दो पहले तो ना, आगे का अंक बताना है। आगे का अंक बताना है तो क्या आएगा, यूनिट कर लो, आगे का अंक बताना। पर चेक कर लो, 22,590 आएगा भाई एक बार। 22,600 भी सही है वैसे, तो गलत नहीं कह सकते, पर 22,590 एक्यूरेट बताया जा रहा है। चेक कीजिएगा, 22,590 को एक्यूरेट बताया जा रहा है। फर्क तो खैर कुछ नहीं पड़ता खास, है ना। चले क्या, वापस 22,590 लिख लो, चाहे 22,600 लिख लो। किया क्या तुमने और किसी ने, बता दो। 22,590 लिख रहा हूँ, नहीं तुम्हें 22,500। अच्छा सुनो, कौन कौन से पद को नगण्य माना जा सकता है, पहले को या दूसरे को। दूसरे को नगण्य माना जाएगा। अरे का पॉइंट आएगा, 22,590 सही है, ठीक है। हाँ, पहला पद नगण्य माना जाएगा या दूसरा पद, कौन सा पद छोटा है कौन सा पद बड़ा है। पहला छोटा है बड़ा है, छोटा है, और दूसरा बड़ा है, ठीक है ना। तो दोनों का कंपेयर करो, 10⁻24, 10⁻24, पर इधर 9 है, इधर क्या है 22,590। ये राशि इस राशि की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो प्रथम पद को नगण्य करेंगे, इसका मतलब ये वाला पद नगण्य हो जाएगा। तो फिर ऊर्जा ई बराबर क्या आ जाएगी, mnc² आ जाएगी, के बराबर आ जाएगी। आइंस्टीन की जो ऊर्जा होती है उसके बराबर ही आ जाएगी, mnc² के बराबर आ जाएगी। ओके, तो लिखो इसके नीचे, प्रथम पद को नगण्य माना जा सकता है, प्रथम पद को नगण्य माना जा सकता है, अतः अतः फिर ई बराबर कितना आ जाएगा, mnc²।
लिखना है इसके आगे, प्राप्त ऊर्जा आइंस्टीन के अनुसार नाभिकीय कणों की ऊर्जा है। प्राप्त ऊर्जा आइंस्टीन के अनुसार नाभिकीय कणों की ऊर्जा है। प्राप्त ऊर्जा आइंस्टीन के अनुसार नाभिकीय कणों की ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे अगली हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग चेक करना, कामी आनुभाविक द्रव्यमान से इंपोर्टेंट करना, कामी आनुभाविक द्रव्यमान। हाँ नहीं हेडिंग है, सामी आनुभाविक द्रव्यमान ठीक है। आओ देखो, तो हमको पता है कि नाभिक किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप में आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियॉन कहते हो। और आपको यह भी पता है कि न्यूक्लियॉन का जो द्रव्यमान होता है और नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, उसका यदि अपन कंपेयर करें तो नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान की तुलना में थोड़ा क्या होता है, कम होता है। द्रव्यमान की इसी कमी को आप क्या कहते हो, द्रव्यमान क्षति कहते हो। और इस द्रव्यमान क्षति को यदि अपन 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देते हैं तो हमें बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी द्रव्यमान क्षति के कारण क्या उत्पन्न होती है, बंधन ऊर्जा उत्पन्न होती है। बंधन ऊर्जा को आप लिख सकते हो ईबी से, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब ये वाली जो ऊर्जा होती है ये 5 ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। कितनी ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, 5 ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब आओ, पहली ऊर्जा होती है आयतन ऊर्जा, जिसे ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक ऊर्जा के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। दूसरी ऊर्जा होती है हमारे पास में पृष्ठीय ऊर्जा, जिसे आप ई एस से रिप्रेजेंट करते हो। तीसरी ऊर्जा होती है कूलाम ऊर्जा, जिसे ई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथी ऊर्जा होती है असम्मित ऊर्जा, जिसे ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवी ऊर्जा होती है युग्मन ऊर्जा, इसे कपलिंग सी से ही रिप्रेजेंट होगा, फिर इसको अलग से रिप्रेजेंट कर रखा होगा ईपी से। ई का मतलब पेयरिंग, पेयरिंग है ना, युग्मन ऊर्जा। ई भी क्या है यहाँ पे, बंधन ऊर्जा। दूसरा ईबी कौन सी ऊर्जा होती है, आयतन ऊर्जा। अब आते हैं, फिर इसके बाद में ई एस कौन सी ऊर्जा होती है, पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। ईसी कूलाम ऊर्जा होती है। एक एक एनर्जी पे बात करेंगे, एक एक एनर्जी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर मान रखेंगे तब जाके मेन फॉर्मूला आएगा। ई ए होती है हमारे पास में असम्मित ऊर्जा, और ईपी होती है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग। को देंगे समीकरण नंबर 1। 1 बाय 1 एक एक ऊर्जा पे डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। लिखो इसके अंदर, एक नाभिक का द्रव्यमान, एक नाभिक का द्रव्यमान एक नाभिक का द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है, योग से सदैव कम होता है। द्रव्यमान में होने वाली इस कमी को द्रव्यमान में होने वाली इस कमी को द्रव्यमान में होने वाली इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। द्रव्यमान में होने वाली इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। जिसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं, जिसे डेल्टा एम से
इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। इस द्रव्यमान क्षति के कारण, इस द्रव्यमान क्षति के कारण बंधन ऊर्जा उत्पन्न होती, इस द्रव्यमान क्षति के कारण बंधन ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह बंधन ऊर्जा, यह बंधन ऊर्जा निम्न ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। यह बंधन ऊर्जा निम्न ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। ऐसे कैसे उतार लो ये? सारी ऊर्जाएं भी लिखनी है ना। चलो पहली ऊर्जा लगाओ आयतन ऊर्जा, पहली ऊर्जा लगाओ आयतन ऊर्जा। पहली ऊर्जा लगाओ आयतन ऊर्जा। देखो इधर सुनो ना, ध्यान देना। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या के बराबर। जो बंधन ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। का मतलब क्या है? बंधन ऊर्जा बढ़ने से द्रव्यमान संख्या बढ़ती है। सुनना, बंधन ऊर्जा कब बढ़ती है? जब द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता है। पर एक काम की बात और सुनो इसके अंदर, वो क्या है? इधर ध्यान देना। देखो नाभिक का आकार कब बढ़ेगा? जब ए का मान बढ़ेगा। ए बढ़ेगा का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने पर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बढ़ती है। और जब द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो नाभिक का आकार भी क्या होता है? बढ़ता है। अगर नाभिक का आकार बढ़ेगा तो उसका आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा। इस अवस्था में जो आयतन ऊर्जा होती है जिसे अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्टली किस पे निर्भर है? ए पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? ए पर निर्भर है। तो इक्वल करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए वी से। ये नियतांक है। सीधा आप कह सकते हो कि आयतन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ए वी इंटू ए, जहां ए वी क्या है? आयतन ऊर्जा के लिए नियतांक है। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है। और ईवी क्या है? आयतन ऊर्जा है। लिखो, लिखना नाभिक में बंधन ऊर्जा, नाभिक में बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। नाभिक में बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। अतः प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से, अतः प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अतः प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। इस अवस्था में, इस अवस्था में नाभिक का आकार बढ़ेगा। इस अवस्था में नाभिक का आकार बढ़ेगा।
अतः द्रव्यमान संख्या बढ़ने से आयतन बढ़ेगा। अतः द्रव्यमान संख्या बढ़ने से आयतन बढ़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि आयतन ऊर्जा द्रव्यमान आयतन ऊर्जा बंधन ऊर्जा को बढ़ाती है। अतः हम कह सकते हैं कि आयतन ऊर्जा बंधन ऊर्जा को बढ़ाती है। इस अवस्था में आयतन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती। इस अवस्था में आयतन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। ये उतार लो ऐसे कैसे, जहां ए बी आयतन ऊर्जा नियतांक, जहां ए बी क्या है, आयतन ऊर्जा नियतांक।